नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। एक दिन पहले एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने बहुत डिटेल जानकारी दी थी। जो जिज्ञासु किस्म के हैं या जो हमारी सेनाओं के पराक्रम, उनके कौशल, उनकी दक्षता, उनकी क्षमता, उस पर प्रश्न खड़े करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में। और जो खबरें सीमा पार से आ रही थी, जो तस्वीरें आ रही थी सैटेलाइट से भी, इमेज भी, इसके अलावा वीडियो भी, उनको भी कुछ लोग झुठलाने की कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ है, कितने आतंकवादी ठिकाने उनके ध्वस्त किए गए, कितने एयरबेस, कितने रडार, कितने एयर डिफेंस सिस्टम, उसको लेकर के भी मिसगाइड करने की कोशिश हो रही थी सीमा पार से, वहां की आर्मी के द्वारा भी, वहां के पॉलिटिशियन के द्वारा भी और हमारे पॉलिटिशियन के द्वारा भी। तो एयर चीफ मार्शल ने बड़ा स्पष्ट एक एक चीज खोल करके बताई कि एक्चुअल में कितना बड़ा नुकसान पाकिस्तान का हुआ है। इसी क्रम में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब भी बोले हैं और उन्होंने तो डोनाल्ड ट्रंप पर बहुत कड़ा प्रहार भी किया है। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो बस एक बयान दिया और उसके बाद वो, जैसा कि उनकी नेचर है, खामोश हो गए हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जो हमारी सेना के अंग हैं वो भी बोल रहे हैं, खुल करके बोल रहे हैं। और हमारे डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने भी एक पोजीशन ले ली है और उन्होंने कहा है कि कुछ लोग दुनिया का बॉस बनना चाहते हैं। तो उनका इशारा किस तरफ है ये आप समझ सकते हैं। भले ही उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया, लेकिन आज का सबसे महत्वपूर्ण बयान दिया है आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब ने। मद्रास में एक कार्यक्रम था चेन्नई में, और वहां उन्होंने अपने उद्बोधन में जो बातें कही हैं अन्य, कि हमने शतरंज की तरह ये युद्ध लड़ा है और जीता है। हमारे दिमाग में थी जीत, हमें पता था हमें कैसे जीतना है, हमें कैसे दुश्मन को घुटनों पर लाना है, और वो हम लेकर के आए। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कही है कि एक और युद्ध बहुत जल्दी हो सकता है और इसमें दुश्मन एक नहीं होगा, एक से ज्यादा हो सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि पूरे देश को ये युद्ध लड़ना होगा, पूरे देश को इसके लिए एकजुट होना होगा। ये जो उनके शब्द हैं, इनका भी मर्म समझने की कोशिश करेंगे। और अगर वो कह रहे हैं कि दुश्मन एक नहीं होगा, तो और कौन कौन दुश्मन है और उनके बारे में जानेंगे। और ये युद्ध किस तरह का हो सकता है, कब हो सकता है, हमारी तैयारी क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं जियोपॉलिटिकल मामलों के, रक्षा सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ कर्नल अजय रैना सर। तो उनको जोड़ लेते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार ओमकार जी, आपको, दर्शकों को, सबको, और धन्यवाद बुलाने के लिए। अजय जी, अहो भाग्य। ये बताइए, एक तो राजनाथ सिंह साहब का बयान, उस पर हम बाद में आते हैं, लेकिन आर्मी चीफ ने जो कुछ कहा है, क्या संकेत दे रहे हैं वो? इसके ओमकार जी, दो तरीके हैं देखने का। एक तो पहले ही घोषित किया जा चुका है प्रधानमंत्री साहब से और हमारे बाकी लीडर्स ने कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, चल रहा है। एक पॉज लिया गया है। तो एक किस्म से आज भी हम युद्ध के माहौल में हैं। शायद जब तक हमारे घर तक आग नहीं पहुंचती तो हमें फील नहीं होता, लेकिन हम तो लिटरली वहाँ बैठे हुए हैं। मैं आज यहाँ बैठा हूँ तो बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल पे बैठा हूँ। तो वो ऑफ कोर्स आजकल फायरिंग बंद है, लेकिन कब शुरू हो जाए, और पिछले हफ्ते शुरू हो भी गई थी पुंछ में थोड़ी बहुत। तो ये कब फटेगा, ये धमाका कब होगा, कुछ पता नहीं। तो इसलिए देश को मेंटली तैयार करेंगे। देखो, फौजें तो तैयार हैं, सेनाएं तैयार हैं, उनको बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, और वो 24/7 तैयार ही रहती हैं। लेकिन
जब से ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ और जबकि ये बोला गया कि ये अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो हम सब समझ सकते हैं कि वो जो स्टेट ऑफ रेडीनेस होती है, फ़ौज की जो तैयारी होती है, वो कुछ बढ़ के है। तो जब फ़ौज अपना काम में जुटी है और तैयार है, तो उस टाइम आई थिंक देश को भी एक क्योंकि लड़ाई के साथ क्या चीज़ें आती हैं, देखिए, ये तो एक हमने जो करके दिखाया, जो किसी ने अभी तक किया नहीं, कि आपने लड़ाई शुरू की। शुरू तो पाकिस्तान ने की थी पहलगाम में, बट जो मिलिट्री काइनेटिक एक्शन हमने स्टार्ट किया और उसके बाद हमने उसको ख़त्म किया। उस स्टेज पे ख़त्म किया जब हम उसको करना चाहते थे। ऐसी एग्ज़ाम्पल्स मिलती नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जब अभी दोबारा शुरू हो, तो ऐसा ही हम इसको चक्रव्यूह बना सकें। देखो, दुश्मन भी स्टडी करता है और हम ये भी समझते हैं कि दुश्मन और फ्रस्ट्रेट होगा। जो हमने खबरें सुनी और जो एयर चीफ ने कल कहा, जो हमें पहले पता, नूर खान के बारे में, जकोबाबाद के बारे में, सरगोदा के बारे में, कैराना हिल के बारे में, तो फ्रस्ट्रेशन उसमें ऑलरेडी है। लेकिन उसमें एक अंतर ये आया है कि अभी वो अमेरिका ने उसको अपनी गोद में बिठा रखा है और साथ में अभी वो डू एंड डाई वाली स्टेज पे अभी मार पड़ेगी तो उसका मिलिट्री कैपेबिलिटी ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे आएगी। तो आगे क्या होगा, क्या ऐसे ही एस्केलेशन को कंट्रोल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये डिबेटेबल है। ऐसे हालात में क्या होता है कि देश को कभी कभी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। शॉर्टेज हो जाती है, रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं, बिजली की कटौती होनी शुरू हो जाती है। लोगों को जैसे ड्रिल करी थी पिछले बार, लोगों को तंग हो गए थे कि हमें क्यों ड्रिल करा रहे हो आप, सिविल डिफेंस वाली। तो ये एक संदेश आम जनता के लिए तो यही है कि आप ये मत सोचें कि सब खत्म हो गया, लड़ाई किसी टाइम भी लग सकती है। और फौज को संदेश तो खैर देने की ज़रूरत नहीं है, बट ठीक है, एक लार्जर प्लेटफॉर्म पे, एक बड़े प्लेटफॉर्म को जिसको दुनिया वॉच कर रही है, IIT मद्रास का जो था इनका सेरेमनी, तो उन्होंने एक सत्य बात कही है। कहने का मतलब ये है कि जो कह रहे हैं वो सच है। और जो दूसरी साथ उन्होंने चीज़ बोल दी कि इस बार एक नहीं दुश्मन ज़्यादा हो सकता है, तो अब देखने के फिर दो तरीके हैं कि एक, अगर हम बांग्लादेश को दुश्मन माने मिलिटरीली, तो मैं उसको नहीं मानता, टू बी ऑनेस्ट। हालांकि अमेरिकन उसके अंदर आए और उन्होंने अपना जो भी खिचड़ी पकाई चले गए। पिछली बार पाकिस्तान के साथ जो खुल के लोग सामने आए थे, टर्की, वो दोबारा आएगा, अजरबैजान भी दोबारा आएगा, और इस बार अमेरिका की भी उसको सपोर्ट मिलेगी। तो उन दो नमूनों को, टर्की और अजरबैजान को, तो हम शायद डिस्काउंट ही कर रहे हैं बांग्लादेश की तरह। तो हालांकि आर्मी चीफ ने कहा नहीं, ये मेरी अपनी पर्सनल असेसमेंट है कि शायद उनका इशारा USA की तरफ है, क्योंकि हमारे जो रिलेशन है USA के साथ दिन ब दिन वो बिगड़ते चले जा रहे हैं। तो आने वाला जो फेज आएगी वो कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है, अनप्रिडिक्टेबल भी होगी, और हो सकता है वो अनकंट्रोलेबल हो। तो उस संदर्भ में उन्होंने हम सबको एक चेताया है कि भाई तैयार रहे आप। जी अजय जी, क्या चीन भी टांग घुसेड़ सकता है? चीन तो सबसे पहला सस्पेक्ट होता है नॉर्मल डेज में, बट ट्रंप जी ने 2-3 बहुत अच्छे काम किए हैं, जिसके लिए मैं तो प्रधानमंत्री जी को कहता हूँ कि इसको नोबेल प्राइज दे ही दो। एक तो उसने ब्रिक्स को ऑलमोस्ट बनाने पे ले आया है, RIC को भी बना रहा है। इसी तरीके से तीसरा बड़ा काम उसने ये किया है कि चाइना को उसने पाकिस्तान से निकाल दिया है इफेक्टिवली। जब पाकिस्तान अमेरिका की गोद में बैठता है, फिर वो चाइना की नहीं सुनता। और हालांकि पाकिस्तान ये भूलता है कि 85% उसका जो इक्विपमेंट है वो अभी भी चाइना से आया हुआ है। और बीच में आपने समाचार सुना होगा कि अमेरिका और चाइना दोनों थोड़े खुश हो रहे थे जब पहलगाम हुआ था, और दोनों का एक बराबर नाम आया था कि ये चाइना की चाल भी हो सकती है और अमेरिका की चाल भी हो सकती है। और जो उसके बाद बातें निकली हैं, जिस तरीके से ट्रंप का बिहेवियर है हमारे खिलाफ, तो लग रहा है कि कुछ भी आप रूल आउट नहीं कर सकते। तो अगर मैं ये कहूँ आपके प्रश्न के उत्तर में कि नहीं चाइना नहीं आया, तो मैं बहुत गलत बोलूँगा। मगर अभी जियोपॉलिटिक कॉन्टेक्स्ट में फिलहाल ये लग रहा है कि ये इंटरफेरेंस चाइना की तरफ से लाइकली नहीं है, बिकॉज चाइना का इसमें घुसना मतलब फिर वो RIC, ब्रिक्स, वो सारे चीज़ें साइड पे रह गई। लॉजिकली नहीं घुसना चाहिए, बट कुछ भी रियल पॉलिटिक पे जब आते हैं तो कुछ भी उसको रूल आउट करना एक बेवकूफ़ी होगी। जी अजय जी, हमने देखा है ऑपरेशन सिंदूर के समय भी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक सभा में ये बात कही थी कि 1000 ड्रोन, मिसाइलें, जहाज, कुल मिलाकर के सारा एक रात में तो ऐसा हुआ था कि पाकिस्तान ने जैसे अपनी पूरी ताकत झोंक दी हो हमारे ऊपर। जो उसने हमला किया था, ऊपर से लेकर के नीचे तक, भुज तक, जी
और उसका भी हमारी सेनाओं ने मुकाबला किया। और ये मुकाबला इसलिए कर पाए क्योंकि पिछले 10-11 सालों में बहुत मुकम्मल तैयारियां थी सेना की, और हर तरह की जो ऊपर लीडरशिप बैठी है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उन्होंने पूरा सपोर्ट ही नहीं किया बल्कि उनको हर तरह के उपकरण और साजो सामान दिए। और जैसा कि एयर चीफ मार्शल ने भी कहा और आज आर्मी चीफ ने भी इस बात को दोहराया कि हमें खुली छूट दी गई थी। 23 अप्रैल को डिफेंस मिनिस्टर के साथ मीटिंग, फिर प्रधानमंत्री जी के साथ मीटिंग, और हमको कहा गया कि प्लान करिए और इस बार मुंह तोड़ जवाब देना है, बहुत हो गया, एनफ इज एनफ। तो सेनाएं तो पूरी तरीके से तैयार हैं, इसमें तो कोई शक शुबह है ही नहीं। चुनौतियां क्या घर के भीतर से हैं, जो उपेंद्र द्विवेदी जी कह रहे हैं कि इस बार पूरे देश को इकट्ठा होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। जी, मुझे अंदर जो हमारे परिस्थितियाँ हैं, हमारे अंदर जो पाकिस्तान है और हमारे अंदर जो छोटे-छोटे यूएसए है और छोटे-छोटे चाइना है, उसके बारे में तो किसी के कोई शक नहीं है। जनरल साहब शायद हमारी सरकार को ये बता रहे हैं कि आपको थोड़ा-सा कठोर होना पड़ेगा, बिकॉज़ जनरल साहब की अपील सुन के ये लोग तो सुधरने वाले नहीं हैं। आप हैं, हम हैं, तो हम तो उनके फौजी ही हैं, तो हम तो उनके साथ खड़े हैं। कभी ऐसे भारतीय इतिहास में नहीं हुआ कि पंजाब जैसी स्टेट में जिसके हर घर से फौजी आता था किसी टाइम पे, और आज भी काफ़ी फौज वहाँ से आती है, वहाँ मिलिट्री कॉन्वॉय रोकी गई थी, जबकि गलवान का इंसिडेंट हुआ था। तो ये हालत देखते हुए जनरल साहब ने शायद एक डबल टारगेटिंग की है। एक तो लोगों को कहा है भाई तुम संभल जाओ, ये ऐसा काम नहीं होना चाहिए, हमें सबको लड़ना है, बिकॉज़ देश ही नहीं बचेगा, फौज ही नहीं बचेगी और अंदर दुश्मन घुस के आया तो फिर तो कहानी खत्म है। और दूसरा आई थिंक उनका इशारा सरकार की तरफ भी था कि बड़ी भलेमानसी भी होगी, बड़ा अच्छा-उच्छा भी कर लिया आपने, लेकिन ऐसे वाला प्रपंच लोग ना करें कि रास्ता रोक के खड़े हो जाएँ, रेल रोक के खड़े हो जाएँ, बिजली का ग्रिड उड़ा दें, हमारी सप्लाई लाइन्स को काट दें, कोई पुल उड़ा दे, क्योंकि जैसे आपने देखा है रेलवे ट्रैक्स पे क्या-क्या होता है। तो उसकी वरी तो उनको है, बिकॉज़ वो जानते हैं कि कौन-सी फ़ौज कहाँ से मूव करके कहाँ जानी है, कितने टाइम में जानी है, क्या प्लान है, जिसको बाहर डिस्कस नहीं कर सकते। और शायद वो प्रधानमंत्री को मुँह के सामने ऐसा बोल भी नहीं सकते, क्योंकि देखो प्रोटोकॉल होता है, एक वो होता है। तो एक एक बड़ा सटल सा मैसेज, बड़े मैच्योर हैं जनरल साहब, तो उन्होंने एक सटल सा मैसेज आई थिंक सबके लिए दिया है। आपको, हमें और आई थिंक हमारी टॉप लीडरशिप को। और वो कुछ मुख्यमंत्री जो इसमें प्राइड लेते हैं कि हम सीबीआई को नहीं आने देंगे, हम अपना ईडी को नहीं आने देंगे, और कल को ये बोलेंगे हम फौज को यहाँ से गुजरने देंगे। उसमें से चीफ मिनिस्टर ने बवाल मचाया था फौज की एक्सरसाइज पे वेस्ट बंगाल में, वो कोई पुरानी बात नहीं है। तो आई थिंक सबके लिए एक संदेश है और इसको ठीक समझना और इस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। जी। और अजय जी, जो राजनाथ सिंह साहब ने कहा है, उनके शब्द मैं दर्शकों को पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने कहा, कुछ लोग खुद को दुनिया का बॉस समझते हैं, उन्हें भारत का विकास पसंद नहीं। भारत दुनिया का सबसे तेजी से विकास करने वाला देश है। कुछ को ये रास नहीं आ रहा है, उनकी समझ में नहीं आ रहा कि भारत इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ रहा है। उनकी कोशिश है कि भारत में उत्पादित वस्तुओं पर इतना टैरिफ लगा दो कि लोग खरीद ही ना पाएं। एक दिन भारत दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनकर रहेगा। अब हम रक्षा क्षेत्र में भी उत्पाद कर रहे हैं। 24,000 करोड़ से अधिक मूल्य की रक्षा वस्तुएं हम इस समय निर्यात कर रहे हैं। जाहिर है ये बयान डोनाल्ड ट्रंप के लिए ही है, और जिस तरह के टैरिफ उन्होंने लगाए हैं वो केवल इसलिए लगाए हैं ताकि हमारा सामान अमेरिकी बाजार में बिक ना सके, यानी इतनी उसकी कीमतें बढ़ा दो कि भारत का जो उत्पाद है वो महंगा हो जाए वहां तक पहुंचते पहुंचते। अब ये अलग बात है कि वो अमेरिकन्स की जेब पर ही भारी पड़ेगा, और बहुत सारे लोगों का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप को अपने देश के भीतर ही आगे चल करके बड़ी भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी, उसको कोई रोक नहीं पाएगा, और मंदी का दौर भी आ सकता है आगे जा करके। बहरहाल जो भी है, लेकिन राजनाथ सिंह बोले हैं, वैसे तो पीयूष गोयल भी बोले हैं, उसको मैं इस प्रोग्राम में नहीं लूंगा,
वो वाणिज्य से संबंधित है, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर बोले हैं, तो इसका मतलब हम क्या ये निकालें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो केवल एग्रीकल्चर सेक्टर, डेयरी, उसका दरवाजा खोलने से इनकार करते हुए कहा कि हम अपने किसानों की कीमत पर कोई किसी से समझौता नहीं करेंगे, ना दबेंगे। और अब कमान संभाली है डिफेंस मिनिस्टर ने। मतलब सीधा सा निकालें कि एक कहते हैं ना कि लाइन खींच दी है अब भारत ने, और ये संदेश और संकेत स्पष्ट तौर पर ट्रंप को भेज दिया है कि आप चाहे जो कर लो, हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं, अपने फैसले हम लेंगे, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, आपके दबाव में हम आने वाले नहीं हैं। जी, जी, बिल्कुल। कल के ही प्रोग्राम में आई थिंक हम बात कर रहे थे होल ऑफ नेशन अप्रोच, जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखी और गलवान के बाद हमने ये एक शिफ्ट देखा। उससे पहले फौज अपने कंपार्टमेंट में काम करती थी, विदेश मंत्रालय अपने कंपार्टमेंट में काम करता था, रक्षा मंत्री कुछ और बोलते थे। अभी एक पूरा एक आवाज़ में और एक लैंग्वेज में बोला जा रहा है। और आपने सही कहा कि हर एक ओहदेदार अपने लेवल की बात कर रहा है। प्रधानमंत्री जी हैं, वो एक सटल सी मैसेज देके चुप हो जाते हैं, वो उसके आगे नहीं बोलते। रक्षा मंत्री जी ने देखो यूएसए का नाम नहीं लिया, लेकिन उसकी किसी के दिमाग में शक तो रहना नहीं चाहिए। आज प्रधानमंत्री जी ने फिर बेंगलोर में कुछ बातें की ऑपरेशन सिंदूर की, तो एक बड़ी मैच्योर सा रिस्पांस बड़ा। और उसके खिलाफ, उसके अपोजिट अगर आप उन्हीं के सामने रखें जो ट्रंप के बयान है, और ट्रंप के भी एक दो नमूने कूदते रहते हैं जो, तो सीधा सीधा फर्क नजर आता है एक एक मंजी हुई गढ़ी हुई सभ्यता और एक छिछोरापन वाला देश में। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है ओमकार जी, कि सबसे अच्छी होल ऑफ नेशन अप्रोच तब दिखती है जो वाजपेयी साहब का एटीट्यूड था 71 में इंदिरा गांधी जी के प्रति। इस टाइम विपक्ष हमारे सरकार की आवाज में आवाज मिलाता और खड़े होके ट्रंप को, आसिफ मुनीर को, सबको जवाब देता, तो हमारा एक जो कद था और जो कद है वो शायद और कुछ नॉचेस ऊपर चला जाता। अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं हुआ, क्योंकि हमारा विपक्ष, आई एम सॉरी टू से, बिका हुआ है। और उनकी बिकाऊपन की हद हमने पार्लियामेंट के अंदर भी देखी, पार्लियामेंट के बाहर भी देखी। आज देखिए एक भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के जितने जेट गिराए हमें को मतलब नहीं, मेरे रफेल से मतलब। और भारत के एयरफोर्स की इन्वेंट्री में मिराज हैं, जगुआर हैं, मिग्स हैं, रफेल्स हैं, कितना कुछ है। उनको रफेल ही चाहिए, क्योंकि दुनिया के इस टाइम एयर इंडस्ट्री में दो तगड़े कॉम्पिटिटर जिसको दुनिया खरीदने और बेचने के चक्कर में है, वो एक एफ सीरीज के जहाज है, रफेल है, और सू एक है जिसका ऑफ कोर्स उसकी मोर रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं, सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो वो आगे नहीं आ रहा। तो आप क्या अपने देश की खिल्ली उड़वा के, और गलत खबरें जबकि सरकार बोल रही है, कोई फोटो एविडेंस नहीं है, कुछ नहीं है कहीं पे, आज के ज़माने में कहाँ छुपता है। और अगर एक आधा कोई डैमेज हुआ भी है, हमारे पायलट सारे सेफ हैं, इसके बारे में कब कितनी देर पहले बोल दिया गया। तो उसमें आप क्या अपनी मातृभूमि का सौदा कर रहे हो। आप ये कर रहे हो कि अपना ईमान बेच रहे हो कि F-35 बिक जाएं जब भारत के ऊपर प्रेशर पड़े। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अदरवाइज विद इन गवर्नमेंट कोई फिशर नहीं है। देखिए, ये मिलीजुली सरकार है, ये भी हमें मानना पड़ेगा कि ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो जो है वो बीजेपी के पास हैं, लेकिन बाकी घटक दल भी हैं एनडीए में, और किसी ने सरकार के अलग हटके कुछ बयान नहीं दिया है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। विपक्ष का तो फिर अब ईश्वरी मालिक है, क्या कह सकते हैं। वहां पे एक हमें एक डार्क शेड दिख रही है जो कि नहीं होनी चाहिए थी किसी अच्छे देश में। और हमारे देश में एग्जाम्पल है पास्ट में जहाँ पे विपक्ष ने और सत्ता की पार्टी ने एक ही लैंग्वेज में बात की है। अनफॉर्चुनेटली वो अभी नहीं हो रहा। जी अजय जी, जैसा आपने कहा है, इस समय का जो विपक्ष है वो नॉन सीरियस भी है, गैर जिम्मेदार भी है, और जिस तरीके से राहुल गांधी रहस्यमयी विदेश दौरे करते रहे हैं और देश में आकर के किसी टूल किट के हिस्से की तरह काम करना शुरू करते हैं, और एक पूरा इकोसिस्टम जिसका जिक्र बार बार प्रधानमंत्री करते हैं, और जो लुटियन मीडिया का तौर तरीका रवैया रहा है वो भी, ये सब चीजें मिल करके जनरल बिपिन रावत साहब कहते थे कि हमें 2.5 मोर्चे पर लड़ाई की तैयारी रखनी चाहिए। लेकिन कई बार मैं सोचता हूं कि 2.5 नहीं, अब तो ये 3 ही मोर्चे हो गए हैं।
एक उनका इशारा चीन की तरफ था, एक पाकिस्तान की तरफ था, एक देश के भीतर जो पाकिस्तान है या वामपंथी हैं या जो अर्बन नक्सल हैं या जो कुछ गैर जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी और उनकी लीडरशिप है, उनकी तरफ था। लेकिन अब तो कुछ मीडिया हाउसेस भी, कुछ दूसरे लोग भी, सोशल मीडिया पर भी आप देखते हैं हमें किस किस तरह के लोगों का मुकाबला करना पड़ता है, जो गाली गलौच पर भी उतर आते हैं, हमें दल्ला कहने लगते हैं, मोदी भक्त कह करके, गोदी मीडिया कह करके चिढ़ाने की कोशिश करते हैं। इस सब का अल्टीमेटली इलाज क्या है? अगर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार वो काम करे जो इंदिरा गांधी ने किया था 1975 में, तो उस तरफ तो ये लोग जाएंगे नहीं। तो ऐसे हालातों में जब वाकई देश के सामने इमरजेंसी जैसी हालत है और कई तरह की चुनौतियां एक साथ मुंह आकर के सामने खड़ी हैं, अमेरिका जैसा जिसको हम समझ रहे थे कि वो हमारा रणनीतिक साझेदार है और हमारे साथ खड़ा होगा, उसने तो खोल करके दिखा दी। तो ऐसे में इनका इलाज क्या है देश के भीतर जो लोग इस तरीके से सिर उठा रहे हैं? ओमकार जी, कुछ इलाज तो शुरू हुआ है, देर आए दुरुस्त आए। स्पेशली जो इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या हमारे यहाँ घुसे हुए हैं, उनको तो थोड़ा सा मैं नहीं कहूँगा पूरा जितना होना चाहिए, पर शुरू हुआ है। अब देखिए आइडियली क्या होना चाहिए था कि ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और उसके आड़ में जो देशद्रोही बातें करते हैं, ये ऐसे वाले एक्ट को अमेंड करना चाहिए था। और हमारे देश में हर चीज़ के लिए कानून है, ट्रीजन के लिए है, सबवर्शन के लिए है, देशद्रोह सबके लिए है। प्रॉब्लम यह है कि हम ना तो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और जब करने की कोशिश करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट और फलाने कोर्ट हमारे आड़े आते हैं। और तो और जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वालों को सीधा सीधा अरेस्ट करो, तो तमिलनाडु को मिनिस्टर और कमला हसन वो खड़े होकर बकवास करते हैं, कोई कुछ नहीं पूछता। तो सुप्रीम कोर्ट मतलब ये एक ऐसी खिचड़ी पकी हुई है कि सरकार के काम में कोर्ट इंटरफेयर करते हैं, कोर्ट की डायरेक्शन को स्टेट्स नहीं मानती। तो ये बहुत बुरा हाल है। तो ऐसे हालत में ये है कि अगर हम ये सोचें कि इसी ढांचे के अंदर, जिसका ढांचे का नाम है डेमोक्रेसी, जिसकी की जिंदगी, मेरी पर्सनल व्यू है कि प्रेजेंट शेप की जो डेमोक्रेसी है, इसकी लाइफ खत्म हो चुकी है। हर एक चीज़ की लाइफ होती है। ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फंडामेंटल राइट्स, ये वो करके और सेकुलरिज्म के कीड़े जो इंजेक्शन लगा लगा के डेमोक्रेसी का हाल इंडिया में कर रखा है, भारत में, आई थिंक इसको अभी बहुत होने की जरूरी है। तो ठीक है, जैसे आपने सही कहा कि सरकार नहीं करेगी, क्योंकि सरकार का रिकॉर्ड है कि पता नहीं क्यों बहुत मोह माया में फंस जाते हैं क्रूशियल टाइम पे। तो फिर क्या है ना, विधि विधान भी एक चीज़ होती है। आज हम देखते हैं, जैसे हमने फ्रंट की बात की, 3 फ्रंट है, मुझे कोई डाउट नहीं, लेकिन देखो अगर ये 3 फ्रंट ऐसे ही होते तो बहुत बड़ा खतरा होता। हालात ऐसे बन रहे हैं कि जो 3 में से एक है चाइना, वो थोड़ा पीछे हट रहा है और परमानेंट नहीं हट रहा। एक हमें ब्रीदिंग स्पेस मिल रही है। इनफैक्ट हम बैक टू 2 फ्रंट पे आ गए हैं प्रैक्टिकली। एक बाहर का पाकिस्तान के साथ, और उसके पीछे जो भी खड़े हैं नमूने वो ठीक है, और एक अंदर का। तो देखिए अगर इमरजेंसी नहीं लगाते और इनको लगता है कि बहुत बड़ी बात है, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी अपनी स्किन बचाने के लिए लगाई थी। इनकी जो इमरजेंसी का कुछ दूसरा रूप नाम देके देश को जब सुरक्षा का काम आता है, तो आप उसको उस पॉलिटिकल इमरजेंसी से कंपेयर हम नहीं कर सकते। कम से कम जो काफ़ी देर से मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बड़े माध्यम से बोल रहा हूँ कि आप हमारे जो बॉर्डर स्टेट्स और बॉर्डर यूटीज़ हैं, उनको रीऑर्गेनाइज कीजिए। जो काफ़ी स्टेट्स हैं हमारे यहाँ पे, उनको स्टेट का काट के यूटीज़ बनाइए और उस बेल्ट में इमरजेंसी लगाइए। 50 किलोमीटर आपने बीएसएफ को दे रखा है, बॉर्डर से पहले 20 किलोमीटर था, 50 किलोमीटर तक आपके पास बीएसएफ के पास पावर्स है। तो आप एटलीस्ट बॉर्डर बेल्ट्स को सिक्योर कीजिए। वो भी नहीं करेंगे तो ऐसा होगा ओंकार जी, जो थोड़ी बहुत नॉलेज मुझे सिक्योरिटी की है, मुझे इसका ये यकीन है कि इस अप्रोच के साथ जो कि आज तक ली जा सकती है, देश के अंदर वाला फ्रंट काबू नहीं आएगा। और वो तब हर्ट करेगा जब हमें सबसे ज़्यादा हम वल्नरेबल होंगे। तो मेरी यही निवेदन है सरकार से कि आप ठंडे दिमाग से बॉर्डर एरिया से स्टार्ट करके ऐसा विधान बनाएं, ऐसा कानून लाएं, ऐसी प्रोविजंस करें कि हम उन जगहों को, जो वल्नरेबल पैचेस को काबू कर सकें। वरना ऐसा होगा कि एक दिन यही सरकार, जो सरकार में बैठा हुआ जो भी प्राइम मिनिस्टर साहब उस दिन होंगे, शायद वो खुद ही आर्मी चीफ को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप संभाल लो। उस टाइम वो फौज जाके बाहर लड़ेगी कि अंदर लड़ेगी? तो वो फौज का काम अंदर लड़ना नहीं है, फौज का काम है बाहर बॉर्डर पे लड़ना। अंदर काम करने के लिए, लड़ने के लिए आपके पास पुलिस रिफॉर्म्स 2009 की फाइल्स आपके डेस्क पे पड़ी हुई हैं, और एक डीजीपी साहब रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं कि ये रिफॉर्म्स को लागू करो। जो कमेटी ने रिफॉर्म्स लिख के दी हैं, 14 साल से केस लड़ा जा रहा है
और वो हमें सबको पता है कि जब तक पुलिस रिफॉर्म्स नहीं होंगे, जब तक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स नहीं होंगे, हमें प्रॉब्लम्स होती रहेंगी। सिर्फ कानून चेंज करने से, आईपीसी को बीएनएस करने के साथ काम नहीं होगा। जुडिशरी को नकेल नहीं डाल पाए, कोशिश की थी पिछली बार, नहीं हुआ, तो फिर अभी देखते हैं अभी इम्पीचमेंट होगा। ये सिंबॉलिक है। होता क्या ओमकार जी, सब कानून होने के बावजूद, सब व्यवस्था होने के बावजूद, अगर देखने में ये आए नॉर्मल इंसान को कि मैं सर तन से जुदा बोल के आराम से जाके वीडियो बना के बैठ सकता हूँ, मैं किसी गला काटने के बाद बेल पे बाहर आ सकता हूँ और उस पर बनी मूवी को मैं रुकवा सकता हूँ, तो एक बड़ा ही घटिया किस्म का, गंदा किस्म का सिग्नल और बड़ी गंदी किस्म की इंकरेजमेंट होती है। बिकॉज वो जो लोग हैं उनको तो उन्होंने अगले जन्म में जीना है बदतरूहों के पास। उनको तो ये बताया कि तुम तो यहाँ टाइम वेस्ट करने आए हो। तो ऐसी मानसिकता को आप धर्म के साथ धार्मिक तरीके से नहीं कर सकते। तो आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं सरकार को ये कहूँगा कि अगर आप अभी अब एक्ट नहीं करेंगे, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में एक ऐसा टाइम आए कि सरकार, चुनी हुई सरकार खुद ही कहे कि लो जी 6 महीने के लिए हम फौज के सपोर्ट करते हैं, जो कि एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन होगी। वो अच्छी सिचुएशन नहीं होगी। आर्मी का काम नहीं है, हमारा काम कहीं और है, हमें उसमें डिल्यूशन नहीं करनी चाहिए। और जो भी ऐसा जो कठोर कदम उठाया जाए वो 6 महीने के आगे, अगर आपको याद होगा हम उम्र ही हैं कि जब इमरजेंसी लगी थी पहले 6 महीने सब खुश थे। मेरे पेरेंट्स तो जो ईमानदार लोग थे बड़े खुश थे कि दफ्तर टाइम से खुल रहे हैं, बसेस टाइम से चल रहे हैं, बिजली टाइम से आ रही है। जब वो लटक गया और फिर उसमें जब और चीज़ें आनी शुरू हो गई, फिर वो करते करते बढ़ता गया, साल में चला गया, फिर अगले साल में चला गया, तो उसमें वो दूषित हो गया। अदरवाइज वो एक लिहाज से वो इंजेक्शन अच्छा भी था। तो मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ। बाकी डिसीजन मेकर्स हैं, वो देखेंगे जी। एक और पॉइंट है जिस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। ये ठीक है और सेना की तरफ से ये बयान आना भी चाहिए कि हम तैयार हैं हर चुनौती का सामना करने के लिए। लेकिन जो हमारी फ़ौजों की तैयारियां हैं, निसंदेह पिछले 10-11 सालों में काफ़ी काम हुए हैं, काफ़ी तैयारी हुई है, प्रोक्योरमेंट हुए हैं, खरीदी भी हुई है, कुछ चीज़ें आई हैं। लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए हमारे पास, लेकिन हमारे पास अब 29 के आसपास स्क्वाड्रन हैं। तो एक ऐसी सरकार जो फ़ौजों को लेकर के, उनके साजो-सामान को लेकर के, तैयारी को लेकर के, खतरे को लेकर के पूरी तरीके से भिज्ञ है, उसको पता है कि किस तरह की चुनौतियाँ हमारे सामने हैं, पर फिर भी उतनी तेज़ गति से खरीदारी हो नहीं पा रही है। इसके 2-3 पहलू हैं ओमकार जी। आपने बड़ा फेवरेट सुना होगा एक डायलॉग, जो लोग क्रिटिक हैं फौज आर्मी सरकार के, कहते हैं देखो जी हमारा डिफेंस बजट इतने परसेंटेज जीडीपी बढ़ नहीं रहा। वो ये नहीं बताते कि सपोज मान लिया जाए कि 2% जीडीपी का 2 रुपये है और अगले साल भी 2% है, लेकिन आपकी जीडीपी 100 रुपये के, जहाँ 100 से 2 आती थी, वो 100 के बदले आपकी जीडीपी 150 हो गई, तो आपके 3 रुपये हो गए। तो एब्सोल्यूट टर्म्स में फंडिंग बढ़ती जाती है, लेकिन हम परसेंटेज में बात करते हैं क्योंकि वो सूट करता है। जैसे जीडीपी की बात चलती है तो कुछ लोग पर कैपिटा इनकम पे आ जाते हैं जब हम कहते हैं हमारी जीडीपी बहुत अच्छी बढ़ रही है। इसीलिए तरीके से 2 तरीके हैं एयरफोर्स की इशू देखने के। एक तो जहाज एक ऐसी चीज़ है कि आप की जो रिक्वायरमेंट्स हैं बड़ी फ्यूचरिस्टिक होती हैं, आपके घर के अंदर डेवलपमेंट भी हो रही है, तो आप एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करते हो। लेकिन उसमें एक हैंडीकैप जो बहुत बड़ा, जो हमारे इसरो के साइंटिस्ट के साथ, डीआरडीओ के साइंटिस्ट के साथ जो हुआ है हमारे देश में, जो लोगों को मारा गया है, उसको देश को जानना बहुत ज़रूरी है। हमारी ये मरूत जहाज जो 60s में बना था, अपने टाइम पे वो बहुत आगे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट था, उस प्रोजेक्ट को मार दिया गया और उसकी फ़ोटो खींच के और उसकी ज्योमेट्री का स्टडी करके फॉरेनर्स ने अपने जहाज बनाए। तो हमारे देश में एक प्रॉब्लम तो ये है कि हमारे जो देश को बेच के पैसे खाने की आदत है, उसमें कोई साइंटिस्ट मारा जाए, कोई डेवलपर मारा जाए, या कोई प्रोजेक्ट को शट डाउन कर दिया जाए, फंडिंग बंद कर दो, खत्म हो गया। वो एक इशू था, उसको रिवाइव किया गया पिछले 10 साल में। ये तो हम जानते हैं कि पूरी कोशिश की गई कि तेजस आगे आए, जो भी आए, हेलीकॉप्टर्स हमारे अपने बन के आए। दूसरा ये है कि ये चीज़ें जल्दी नहीं आती, इनका बहुत बड़ा एक इंक्यूबेशन टाइम है, और उसमें फिर इंटरनेशनल रिलेशनशिप आ जाती है। हमने राफेल खरीद लिए, नेवी के लिए भी खरीद रहे हैं। अभी बीच में यूएसए बड़ा अच्छा बन रहा था, तो फिर शायद एक थी मंशा कि चलो ठीक है, थोड़े F-35 ले लेते हैं, एक आधा स्क्वाड्रन, बाकी रशियंस लेंगे, बिकॉज लॉजिकली हमें रशिया से लेना चाहिए। एट द सेम टाइम सिर्फ प्योर नंबर्स में जीडीपी वाली बात आती है, परसेंटेज में, वो भी एक अनफेयर कंपैरिजन है।
जो स्क्वाड्रन्स की हम बात करते हैं वो 60s और 70s की स्ट्रेंथ भी, जब एक जहाज की एक लिमिटेड कैपेबिलिटी होती थी। आजकल के जहाज, एक जहाज जो 10 रोल परफॉर्म करता है। कोई ज़माना था कि एक जहाज एक रोल परफॉर्म करता था। नेवरदीलेस नंबर्स भी मैटर करते हैं, क्योंकि जब एट्रिशन होती है लड़ाई के टाइम पे, 24 घंटे की साइकिल में 10-15 जहाज कब ठुक जाए पता नहीं चलता। नीचे ग्राउंड पे 50-60 टैंक उड़ जाते हैं। हमने 100 टैंक तोड़े थे असर उत्तर की लड़ाई में 65 में। तो एट्रिशन होती है, उसमें आपके नंबर्स होने चाहिए। वेयर एज टैंक्स के लिए, गन्स के लिए हमारे पास रिजर्व होता है, उतना रिजर्व एयरक्राफ्ट का नहीं है। तो मैं आपसे सहमत हूँ इस टू द एक्सटेंट की जितनी एयरफोर्स की एक्चुअल रिक्वायरमेंट है वो शायद 42 स्क्वाड्रन ना हो, शायद 38 हो, 36 हो सकता है 45 हो, क्योंकि एयरफोर्स को पता है कि उसको कैपेबिलिटी और मिशन के हिसाब से कितना चाहिए। प्लस अगर हम 10 साल की अगर आगे फॉरवर्ड देखते हैं तो हमें यूएवीज और वो प्लेटफॉर्म, अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स उभरते हुए सामने नजर आ रहे हैं। इमीडिएटली वो एयरफोर्स तो के पास ही रहेंगे वो, मतलब मैन्ड एयरक्राफ्ट को रिप्लेस नहीं कर सकते। लेकिन ड्रोन वॉरफेयर ने यूक्रेन में भी और यहाँ भी साबित किया कि काफी, और आप भी देखिए इस बार हमारे पायलट्स ने क्रॉस नहीं किया था बॉर्डर। 2 टारगेट जो आर्मी चीफ ने बोले हैं, जो एयरफोर्स ने उड़ाए डीप, उनको बॉर्डर क्रॉस करने की 300 किलोमीटर पे, एक तो 300 किलोमीटर पे उड़ाया। वो तो S-400 ने ठोका। जी ये जी जो बावलपुर और इसका मुरीद के में जो मारा इन्होंने, तो बाकी टारगेट्स आर्मी ने टैकल किए। तो ये प्योर नंबर्स, जैसे लोग लिख के बड़ा खुश होते हैं अखबार में कि 42 थे। अब दूसरी और तीसरा इसमें लास्ट पॉइंट ये है कि ठीक है आपको होना चाहिए आइडली, बट अगर नहीं है और आप क्यों चुप करके बैठे हो, क्योंकि आपका जो सामने वाला है उसका भी बहुत बुरा हाल है। हालांकि ये कोई अच्छा तरीका नहीं है कंपेयर करने का, बट फिर एक दिल को संतावना देने का कि 2 साल वेट कर लेते हैं, बिकॉज उनका जो हाल है जिन्होंने लड़ना है हमारे साथ। तो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं, बट ओवरऑल यस, मेरा उत्तर आपको यही होगा कि हाँ, हमारी अपनी जो डेफिशिएंसी है उसको जल्दी से जल्दी पूरा करना पड़ेगा। आज चाइना रेस्ट में चला गया तो कब दोबारा एक्टिवेट होगा पता नहीं। फिर हमारी जो एक्चुअल क्रिटिकलिटी तब आती है। 1-to-1 हम पाकिस्तान के साथ भी लड़ सकते हैं, और हिमालयस के अंदर कितना चाइना लेके आएगा उसको हम संभाल लेंगे। लेकिन हाँ, जब दोनों फ्रंट खुल जाए तो, और फिर यूएसए की जो इंटेंशन है तो होना चाहिए। टेक्निकल रीजंस हैं, कुछ डिप्लोमेटिक रिलेशन का इशू है, कुछ अपना साइंटिस्ट डेवलपमेंट है, बट बहुत सारे जो मैंने एंगल आपको बताए। बट इस सरकार पे भरोसा है। हमने जो पिछले 11 साल में देखा है ओंकार जी, मैं तो खुद सर्विस में था उसमें से काफ़ी साल, तो ज़्यादातर फौजी जो हैं वो इस गवर्नमेंट को इसलिए फेवर करते हैं या इनके पक्ष में इसलिए बोलते हैं कि हमने अपनी आंखों से देखा है हर चीज़ को बदलते हुए, इक्विपमेंट, रिस्ट्रिक्शंस, हाथ खुला करना, जो भी है, जितनी सपोर्ट वो पहले नहीं थी। तो होपफुली मैं अगले 1-2 साल अगर मिल जाते हैं हमें बिना किसी डिस्प्यूट के, कॉन्फ्लिक्ट के, तो आई थिंक हमारा पूर्ति हो जाएगी जी। और अजय जी, ये जो यूएस सेंट्रल कमांड के जो कमांडर हैं कुरिल्ला साहब, इनके विदाई समारोह के नाम पर ये आसिम मुनीर फिर अमेरिका जा रहे हैं। असली वजह ये तो नहीं हो सकती है, हो सकता है कि फिर कुछ खुरापात करने के लिए, कुछ योजना बनाने के लिए जा रहे हो। इस पर नजर रखनी चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। नज़र तो हमेशा रहती है इन लोगों के ऊपर। आजकल के टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड में ओमकार जी, फिजिकली मिलना इतना ज़रूरी नहीं है टू बी ऑनेस्ट। बट हाँ, ऑप्टिक्स, सिंबलिज्म ये दिखाने के लिए कि हम अमेरिका जा सकते हैं, और पीछे से खबर उठती है कि मोदी साहब को वीज़ा रद्द किया जाएगा, वो सब ड्रामा, तो उस परिप्रेक्ष्य में ये साइकोलॉजिकली, जिसको हम साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कहते हैं, ये मैटर करता है। अदरवाइज वो जो बात इस्लामाबाद में बैठ के अमेरिका के साथ कोऑर्डिनेट वीडियो कॉन्फ्रेंस पे और डेटा लिंक पे कर सकता है, उसको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, उसको कमरे के अंदर खाने पे बुलाया, और उसी खाने के टेबल पे ट्रंप ने मोदी साहब को बुलाने की कोशिश की थी। तो ऐसे वाली गेम्स तो वो खेलता है यूएसए, तो हो सकता है। और फिर उसकी बीवी तो यहीं पे है, बच्चे भी यहीं पे हैं, वो मिलने भी जा रहा है, चलो फ्री में सरकारी टिकट। कोई फ्लैट खरीदना होगा, फील्ड मार्शल बन गया तो अभी बंगलो खरीदेगा, और भी बड़े काम होते हैं इनको जी। अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। नमस्कार।